जितनी जगह भी अभी आपने विजिट की है, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ रहा। आमतौर पे हम लोग भाग दौड़ वाली ज़िंदगी बिल्कुल। जीते हैं और मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है जो इतने सारे लोगों को समेटे हुए है। सर, आपके लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव सेवा, समाज सेवा। आप कोई भी डिफिकल्ट निर्णय लेते हैं तो कभी आपको लगता है कि ये निर्णय गलत हो गया, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था? कभी आपको ऐसा लगा? अभी मुझे याद तो नहीं आता है कि इस प्रकार से, क्योंकि जब वे निर्णय हम लोग लेते हैं बहुत सोच समझ के और लंबे, जैसे कोई पॉलिसी बनाई तो एक लंबे डिस्कशन के बाद ये सब होता है। हमारा उद्देश्य पवित्र होता है। ओम शांति ही सभी समस्याओं का समाधान है। जब शांति मनुष्य के अंदर नहीं होती, पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता है, और वो इसलिए नहीं होता है कि हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है और अपनी आत्मा के अंदर झांक के और मेडिटेशन वगैरह करने की हमारी आदत नहीं होती है। तो हम लोग यूपी के बॉर्डर से आते हैं, प्रयागराज से लगा हुआ इलाका था, तो शुरू से ही लोगों की मदद करना, कोई परेशान आया है तो मैं इस मान्यता का हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीना असली जीना होता है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी क्षेत्र है जिसके माध्यम से आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं, समाज से कनेक्ट हो सकते हैं। चुनाव में एक वो पोस्टर भी लोग लगाते थे कि मेरे पास किसी की बुराई करने की और किसी का विरोध करने का फुर्सत नहीं है, किसी के भी नेगेटिव बयानों का जवाब देने की मेरे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव काम करने के लिए बहुत सारा काम है और समय कम है। इसलिए मैं उस मिशन में लगा हूँ और उस काम को पूरा करने के लिए पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा हूँ। हेलो इंडिया, नमस्कार। आप सभी दर्शकों का माइंडफुल मोमेंट्स में एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ है मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी। अपने नेतृत्व और दूरदर्शी सोच से समाज और राज्य को नई दिशा देने वाले वे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। आइए उनसे उनके सफर, चुनौतियों और जीवन के अनुभवों पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने वाली हूँ, आपके राजनीतिक करियर से भी जुड़े हुए, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर आए और यहाँ आकर के आपने क्या अनुभव किया? मैं आपका वो एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ। और आप जितनी जगह भी अभी आपने विजिट की है, तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ रहा। कि यहाँ आने से तो एक अलग तरह की अनुभूति, खास तौर से आध्यात्मिक और ईश्वर की उपस्थिति, इन सब चीज़ों का एहसास होता है। क्योंकि आमतौर पे हम लोग भाग दौड़ वाली ज़िंदगी बिल्कुल जीते हैं और मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर के दर्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति है जो इतने सारे लोगों को समेटे हुए है। हजारों लोग यहाँ पर सेवा भावना से, कोई सब्जी काट रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना परोस रहा है। और शुरू में तो हमको लगा कि सब यहाँ के एम्प्लॉयज होंगे, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि ये सारे लोग सेवा भावना से यहाँ पर या तो फुल टाइमर हैं या फिर वो 15-15 दिनों के लिए पूरे देश के कोने कोने से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ। और लोगों को भोजन करा के और खुश हो रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार का ये जो जगह है, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि शिव बाबा जिनको उसी प्रकार से ईश्वरीय अनुभूति हुई थी, जिस प्रकार से हमारे कई ऐसे महापुरुष हैं, गौतम बुद्ध हैं, या इस प्रकार के जितने भी लोग रहे हैं जिनको बाद में लोगों ने ईश्वर माना, उसी प्रकार से वर्तमान काल में ये एक अकेले ऐसे अवतारी पुरुष रहे हैं जिनके चले जाने के बाद भी यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज का
सारी दुनिया के सभी महाद्वीपों में प्रेजेंस है। लोग जुड़े हुए हैं, लोग उनकी आत्मा उनको याद करके और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हो रही है। जी। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी धरोहर है और इसलिए मुझे भी ऐसे ही फील हुआ। जी जी। आप ब्रह्मा कुमारी से पहले से ही जुड़े हुए हैं कि मतलब अभी रिसेंटली आप इनके कनेक्शन में आए मैं हैं या रीवा फिर? से आता हूँ, तो हाँ वहाँ जी। पर ब्रह्म कुमारी का केंद्र है और मुझे लगता है कि 20-25 सालों से हम लोग वहाँ पर जब वहाँ पे बहनें बुलाती हैं, निर्मला बहन जी हैं हाँ जी। लंबे समय से, तो वो बुलाती थी, प्रकाश जी हैं। तो जब जब हम वहाँ दशहरे में, दिवाली में या कभी कोई आयोजन होता है तो उनके यहाँ से आमंत्रण आता था, तो हम लोग जनरली कभी इग्नोर नहीं करते थे, क्योंकि हमको लगता था कि निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाली संस्था के निमंत्रण पर न जाना ठीक नहीं है। तो जब वहाँ पे जाते थे तो हमेशा माउंट आबू चलने की बात करती थी। अच्छा। 20 वर्षों के लगातार, और मैं भी कहता था जरूर चलूँगा, वो कहती थी जरूर चलना है। लेकिन ऐसा लगता है कि शिव बाबा ने अभी बुलाया है, इसलिए यहाँ पर आना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब भी आप इन लोगों से मिलते हैं तो ये हमेशा ग्रीट करते हैं ओम शांति कहकर, राइट? तो कैसी भावना आती है और क्या इसका अर्थ आप अपनी समझ से क्या समझते हैं? ओम शांति आपके लिए क्या है? देखिए, ओम शांति ही सभी समस्याओं का समाधान है। जब शांति मनुष्य के अंदर नहीं होती, पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता है, और वो इसलिए नहीं होता है कि हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है और अपनी आत्मा के अंदर झांक के और मेडिटेशन वगैरह करने की हमारी आदत नहीं होती है, तो हम रेस्टलेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, और कोई भी समस्याएं आती हैं और चली जाती हैं। जैसे अंधेरे के बाद सुबह होती है, तो ये एहसास जब लोगों को नहीं होता है तो वो परेशान रहते हैं। जिनको एहसास रहता है वो धैर्य के साथ समय का इंतजार करते हैं, तो फिर धूप के बाद छाँव आ जाती है। तो ओम शांति का जो इनका है वो वास्तव में परमात्मा से आत्मा को जोड़ने के लिए जोड़ने वाला एक ऐसा शब्द है कि बी पेशेंट, ओम शांति। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस दिशा में ले जाने वाला उनका एक वर्ड है जो बहुत ही मौजूद है, बहुत सार्थक है। जी जी जी। ये तो बात हुई आपके आध्यात्मिक अनुभव की, आध्यात्मिक सफ़र की। अब मैं आपसे आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगी, आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप पहले इंजीनियर थे, फिर आपने राजनीति क्षेत्र में कदम रखा, उसके पीछे का क्या कारण था? देखिए, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो भी छात्र राजनीति में था। अच्छा। मैं वहाँ भी छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था, और इलेक्शन चुनावी राजनीति का जो कहते हैं शौक, चस्का जो है उसी समय लग गया था। और हम लोग यूपी के बॉर्डर से आते हैं, प्रयागराज से लगा हुआ इलाका था, तो शुरू से ही लोगों की मदद करना, कोई परेशान आया है तो मैं इस मान्यता का हूँ कि भाई हम अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए भी जीना असली जीना होता है। तो पॉलिटिक्स एक ऐसी क्षेत्र है जिसके माध्यम से आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं, समाज से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो चूँकि वो भावना बचपन से रही है, मुझे अपने परिवार के संस्कार से भी मिले। हालांकि मैं फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन हूँ, मेरे परिवार में मेरे पहले कोई राजनीतिक नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी का सामाजिक सरोकार और मेरे चाचा जी का हमेशा से बिजनेस में रहते हुए भी समाज में एक अलग तरह का स्थान हुआ करता था। तो मैंने संस्कार जो थे, तो राजनीति में मेरी रुचि होने के कारण और विकास, राजनीतिक लोग जनता का वोट प्राप्त करके सत्ता में आने के बाद मिरेकल कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए। ये मैं जब छात्र राजनीति में या पहले था तो भी मुझे लगता था कि ये क्यों नहीं सरकारें ये काम कर रही हैं, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। आखिर और कौन से कितना पावर चाहिए चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। तो इसलिए राजनीति के मार्ग में मैं बढ़ता चला गया। शायद यही भावना, यही जज्बा आपको 5वीं बार आपने मंत्री पद की शपथ ली है, शायद वो यही भावना थी, यही कारण था। हाँ, जनता ने
लगातार चुनाव जिताया और जिस संगठन में मैं काम करता हूँ उन्होंने भी मुझे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जी। हमारी पार्टी ने, तो काम करने का मौका मिला। तो जो जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मिली उसमें मैंने कोशिश की है कि कोई कसर न रहे। जी, और शायद यही रीज़न है कि आपकी कोशिश को लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा उसको। सर, जैसे राजनीति, मैं अगर अपनी भाषा में कहूँ तो ये एक दलदल है। अगर आप इसमें एक बार फंस गए तो आप फंसते ही चले जाते हैं। आप इसमें अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं, उस दलदल से निकल पाते हैं, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, इसमें यदि आप के अंदर पैशन है तो आपको दलदल में क्या हो रहा है उसको सोचने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। यदि आपने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि कम समय में ज़्यादा काम करना है, हाँ जी, कम समय में यदि ज़्यादा काम करना है तो आपके पास फुर्सत कहाँ है कि कौन क्या बोल रहा है। तो मैं चुनाव में हमेशा, हमारे चुनाव में एक वो पोस्टर भी लोग लगाते थे कि मेरे पास किसी की बुराई करने की और किसी का विरोध करने का फुर्सत नहीं है, किसी के भी नेगेटिव बयानों का जवाब देने की मेरे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि मेरे पास काम है और समय कम है। इसलिए मैं उस मिशन में लगा हूँ और उस काम को पूरा करने के लिए पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा हूँ। अगल बगल वाले क्या बोलते हैं, यदि वो अच्छी बात बोलते हैं तो उनका वेलकम है, और अच्छी बात यदि नहीं बोल रहे हैं तो भी मैं उनको कभी विपक्षी नहीं कहता, उनको मैं विरोधी मित्र कहता हूँ। तो उससे चीज़ें डाइल्यूट होती रहती हैं। जी, आप अपनी इस चीज़ में अध्यात्म को कैसे अपनाते हैं? राजनीति क्षेत्र में अध्यात्म को अपनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है, तो आप कैसे अपनाते हैं उसको? देखिए, अध्यात्म और सनातन धर्म, वास्तव में जब तक आप आध्यात्मिक नहीं होंगे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। और मैं गीता के इस वाक्य का बहुत बड़ा हामी हूँ कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो भगवान का फैक्टर तो अपने आप बहुत बड़ा फैक्टर है। कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी फल तो ईश्वर की कृपा के बाद ही मिलता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्म भी करिए और ईश्वर का काम भी करिए, तो जैसे आपके कर्म और ईश्वर की कृपा से हमको परिणाम मिल जाए। तो हम लोग इस क्षेत्र, इस दिशा में भी, चाहे कोई धार्मिक स्थान हो, मंदिर हो, जहाँ लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, आस्था जुड़ी है, जो एक सुप्रीम पावर है, उस पावर को अनदेखा करके और हम कुछ बदलाव करने चलेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आज देखिए, ब्रह्म कुमारीज में ही इतने सारे लोग, बाबा तो 69 में चले गए और अब 2024 हम लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ईश्वरीय शक्ति का इससे बड़ा और प्रमाण क्या चाहिए? इनफैक्ट और ज्यादा बढ़ ही रहे हैं। तो ईश्वरीय शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण ईश्वर है कि नहीं है। जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, उनको आगे यहाँ पे देखना चाहिए कि देखो ईश्वर है कि नहीं है। बिल्कुल, और वह उसी शक्ति के बेस पे ही सारी चीजें चल रही है, बिना उसकी शक्ति के तो कोई चीजें पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि यदि हम ईश्वर के प्रति हमारी आस्था नहीं होगी तो हम मानवीय गुणों से अपने आप को परिपूर्ण नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और यदि हमारे यहाँ मानवीय गुण नहीं है तो फिर चाहे हम पॉलिटिक्स में हो, चाहे हम प्रोफेशन में हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, कभी हम बेहतर काम नहीं कर पाएंगे। जी, आपने अभी मानवीय गुणों की बात की है, मैं इसी में जानना चाहूंगी, राजनीति क्षेत्र में आपको क्या लगता है कौन कौन से गुण होने बहुत जरूरी है एक सफल नेता के लिए? सफल नेता के लिए एक तो संवेदनशीलता बहुत जरूरी है कि किसी भी दुखी आदमी को देख के आपका मन दुखी होना चाहिए। और हमेशा ये एहसास होना चाहिए एहसान मंदी का कि आपको जो ये पावर मिली है, ये जो लोग आपके सामने खड़े हैं इनके समर्थन से मिला है। तो इसलिए इनको इग्नोर करना या उनके वेलफेयर के बारे में, चाहे डेवलपमेंट की स्कीम हो, चाहे मूलभूत आवश्यकताओं की, उसमें हमें एक एक मिनट का सदुपयोग करना है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि 5 वर्षों का समय बहुत लंबा नहीं होता है। यदि आप दिन रात जुनून की तरह काम नहीं करेंगे, जिद, जुनून और जज्बा, तो फिर आप उतने टाइम पीरियड में वो काम नहीं कर पाएंगे जो लोगों को जरूरी है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग लगातार चुनाव जीत नहीं पाते हैं। एक बार जीतते हैं, फिर हार जाते हैं, सरकारें आती हैं, फिर अगली बार बदल जाती हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन लोग पूरा इसलिए नहीं कर पाते कि लोग सोचते हैं कि अभी तो 5 साल पड़े हैं, कर लेंगे, और समय बीत जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि
समय तो भागता है, और यदि हमने उस स्पीड से हम नहीं भागेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो नेता तो बहुत ही परफेक्शनिस्ट होना चाहिए हर मामले में, और मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हार्ड वर्क इज द ओनली वे जिसके पर चल के आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों से काम कराना पड़ेगा, टेबल टू टेबल परस्यू करना पड़ेगा, और सिर्फ रोना रोने से कि कोई नहीं सुनता, इससे तो काम चलेगा नहीं। आप किसी को एक्सक्यूज दे देंगे तो उससे सेटिस्फाइड तो होगा नहीं। तो इसलिए आपको चाहे जैसा भी सिस्टम है उस सिस्टम को ओवरकम करके और उसका काम परिणाम निकालना, ये जब तक आपके अंदर विल पावर नहीं होगा, पॉलिटिकल विल पावर, तो फिर आप लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए नेता में पॉलिटिकल विल पावर होना चाहिए, संवेदनशीलता होना चाहिए, उनके अंदर दया और करुणा और परोपकार, जितने भी मानवीय गुण मैंने आपसे बताया जो अध्यात्म के बल पर ही मौजूद होते हैं, वो होगा तो वो लोकतंत्र को वरदान बना देगा। बिल्कुल सर, आपके लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? मानव सेवा, समाज सेवा, और इस धर्म पर हम चलेंगे। खासतौर से हम लोग तो राजनीति में हर व्यक्ति का होना चाहिए, जो राजनीति में नहीं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और जैसे आप लोग जर्नलिज्म में हैं तो आप भी नीचे की लोगों के परेशानियों को हाईलाइट करती हैं, तो वो भी एक अपने धर्म का आप काम कर रही हैं कि प्रशासन के लोग उसको नहीं सुन रहे हैं तो हाईलाइट कर देती है कि सुनना पड़ता है। तो हमें लगता है ये भावना यदि हमारे अंदर रहेगी मानव सेवा की, तो फिर सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जी सर, आपकी शानदार राजनीतिक समझ और आपके जो मजबूत निर्णायक जो प्रशासनिक निर्णय आप लेते हैं, तो आपको कभी ना कभी कोई डिसीजन लेने में डिफिकल्टी तो आती होगी, क्योंकि आप देश के लिए आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, अपने लोगों के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो उसमें उस निर्णय को लेने से पहले या जब आप कोई भी डिफिकल्ट निर्णय लेते हैं तो कभी आपको लगता है कि ये निर्णय गलत हो गया, ये मुझे नहीं लेना चाहिए था? कभी आपको ऐसा लगा? अभी मुझे याद तो नहीं आता है कि इस प्रकार से, क्योंकि जो भी निर्णय हम लोग लेते हैं बहुत सोच समझ के और लंबे, जैसे कोई पॉलिसी बनाई तो एक लंबे डिस्कशन के बाद ये सब होता है। हमारा उद्देश्य पवित्र होता है, और इसलिए सबसे पहले तो परिणाम को ध्यान में रख के और कार्य योजना, पॉलिसीज और डिसीजंस लिए जाते हैं। तो जो परिणाम है वो तो जनसेवा है, विकास है, जनता का कल्याण है, कि हम कोई ऐसा निर्णय लें, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री जी ने लिया, या आयुष्मान योजना है जिसमें मुफ्त में इलाज करने का प्रावधान है, तो देश की बहुत बड़ी जरूरत थी। तो और उसके लिए तो उद्देश्य तो पवित्र है, उसको ध्यान में रख के और फिर उस पॉलिसी को बनाने का काम होता है। तो अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं, जहाँ तक मुझे याद आती है, कोई भी ऐसा निर्णय हम लोगों ने लिया हो जो जनता के हितों के खिलाफ रहा हो। जनता के हितों को ध्यान में रख के ही निर्णय लिए जाते हैं। जी, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशन है, आप इसे कैसे बैलेंस करते हैं कभी? क्योंकि आपके लिए तो देश सबसे पहले है, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ तो मतलब चीजें ऐसी होती होंगी कि बैलेंस नहीं कर पाए। होता है, लेकिन अब परिवार के लोग भी काफी इस मामले में सपोर्टिव रहते हैं, समझ जाते हैं, और कि कितना ये चुनौती भरा क्षेत्र है, लेकिन बहुत ही लोगों की सेवा का क्षेत्र है। तो अब चूंकि लंबा समय हो गया है, 20 साल से तो मैं विधायक ही हूँ, तो परिवार भी उस तरीके से, और फिर हम लोग समय भी निकाल भी लेते हैं, कभी बीच में कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने का प्रोग्राम भी बना लेते हैं, तो उससे चीजें हो जाती हैं। सर, आप यहाँ से जब आप ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर आए, यहाँ से सबसे प्यारी चीज या सबसे ज्ञान वाली चीज आप घर लेके कौन सी जाने वाले हैं?
अभी तो माउंट आबू जाना है हिल में। अच्छा, तो हाँ वहाँ जी, भी हाँ अभी जी। 6-7 जगह घूमना है, ओके। तो उसको भी देख लें, उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बताने लायक है, क्योंकि इस बात को लेके बड़ा एक्साइटमेंट है कि जिस विभूति के कारण, दिव्य शक्ति के कारण इतना बड़ा ये एम्पायर देश और विदेश में, दुनिया में दिखाई दे रहा है। उन्होंने अपनी पहली साधना कराची से आने के बाद माउंट आबू के जिस स्थान पर की थी, और वहाँ से फिर उनको शक्ति भी मिली और इतना विस्तार हुआ है, तो वो जगह भी देख लें। तो वो देखने की इच्छा है कि वहाँ पर निश्चित रूप से जब यहाँ पर इतना आध्यात्मिक डिवाइन पावर का एहसास यहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पे और ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली वो जगह तो अपने आप में ही बहुत पवित्र है, और जब जाते हैं वहाँ पे तो वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, आप भूल जाते हैं कि आप कौन है। तो डेफिनेटली आपको वो अनुभव वहाँ होगा ही होगा। और सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए जरूर। नहीं, आपके माध्यम से तो मैं यही कहूँगा कि ब्रह्म कुमारी ने एक ऐसा आज दुनिया में जिस तरह का माहौल है, तो एक तरफ तो ये तय है कि दुनिया मानवता को नष्ट करने वाली ताकतें काम कर रही हैं, एक देश दूसरे देश को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है, और देश को तोड़ने वाले लोग सक्रिय हैं। तो ऐसे समय में ब्रह्म कुमारी जैसे संस्थान मानवता का संदेश देकर लोगों के अंदर अध्यात्म की चेतना को, जो अंदर है, उसको जागृत करके और मानवता की को बचाने का काम कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाने का काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा काम करने वाली संस्था के संदेशों को हम लोग अपनाएं, उनको अपने जीवन में उतारें, जिससे कि हम एक अच्छे नागरिक भी बने, और भारत वैसे भी विश्व गुरु के स्थान के दर्जे का हकदार है। भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत 21वीं सदी भारत की होगी, 21वीं सदी चल भी रही है। तो एक ऐसा हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे दौर के लोग हैं जो भारत को एक सुप्रीम पावर बनते हुए देख रहे हैं। दुनिया हमारे इशारे पर चलेगी, और भारत के इशारे पर दुनिया को चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत ही सारी दुनिया को की मानवता की रक्षा करने का काम कर सकता है। तो इसलिए आध्यात्मिक चेतना को हमें जागृत करना चाहिए, जिससे कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, अध्यात्म और सनातन और हमारी सभ्यता और संस्कृति भी यदि पैरेलली साथ में चलेगी, तो ये जो होने वाला विकास है आने वाले दिनों में, वो वरदान बनेगा। जी, और सर जैसे आप जैसे नेता अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो मुकाम पर हम देखना चाहते हैं अपने भारत को। सर, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही प्यारी बातें साझा की, अपने अनुभव बताए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ श्री राजेंद्र शुक्ला जी। सर के साथ यह प्रेरणादायक बातचीत हमारे लिए और आप सभी के लिए बेहद खास रही है। सर के विचार और अनुभव निश्चित रूप से हमें और हमारे दर्शकों को नई प्रेरणा देंगे, और जो सर के आज अनुभव रहे हैं, मैं समझती हूँ कि हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी वो प्रेरणा जरूर ली होगी। सर के उज्जवल भविष्य की भी हम कामना करते हैं, और दर्शकों, जो सर ने आज यहाँ बातें बताई है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप अपने जीवन में ज़रूर उसको लागू करें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम माइंडफुल मोमेंट्स। नमस्कार। ओम शांति।